हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल समझाया जा रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर इस चैप्टर के प्रोवाइड किए बच्चों, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे बच्चों, पहला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। अच्छा, संकुल यौगिक किसे कहते हैं? जैसे मैं एक आध संकुल यौगिक यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास कोबाल्ट है और इसके साथ ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, आपका NH3 जुड़ा है, 4 हो गया, और यहाँ पर आपका Cl2 जुड़ा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है। अब ये जो कोबाल्ट है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और इनके साथ जो यहाँ पे आपका अमोनिया जुड़ा है और क्लोरीन जुड़ा है, ये लिगेंड है बच्चों। क्या है? लिगेंड है। लिगेंड क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध नहीं बनता है। जैसे आप लोग आयनिक यौगिक देखते हैं, सहसंयोजी यौगिक देखते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, जोड़ा का इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। जैसे आपका NH3 है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ही प्रदान करेगा। आपका क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ही प्रदान करेगा। यानी लिगेंड कौन है बच्चों? लिगेंड किसे कहा जाता है? तो ऐसा भी कोई भी परमाणु अणु जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और फिर इसके बाद उपसहसंयोजी बंध बनाने में समर्थ रखता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। और वहीं पे हम केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलेंगे? जो कि लिगेंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है लिगेंड द्वारा, इसके लिए रिक्त ऑर्बिटल मतलब प्रदान कर सके, यानी उपस्थित करा सके, वही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं या रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, यानी डी कक्षक उपस्थित होने के कारण यहाँ से जो भी लिगेंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन युग्म इन्हें देते हैं, और जो हमारा संक्रमण धातु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इस कारण से ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मुख्य रूप से कोई भी परमाणु या धातु परमाणु संकुल यौगिक बनाएगा जब उसमें रिक्त डी कक्षक होंगे या रिक्त कक्षक होंगे। रिक्त कक्षक होने से जब लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है तो वो रिक्त कक्षक प्रदान करता है, और जो भी परमाणु रिक्त कक्षक प्रदान नहीं कर सकता वो संकुल यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा डीप में समझना, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में सीधे फीड होना चाहिए। अभी मैं शाब्दिक रूप से समझा रहा हूं कि संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक होते हैं, मतलब यहां पर कक्षक जो है खाली मिल जाते हैं। जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो संक्रमण धातुएं लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए रिक्त स्थान प्रदान करते हैं, जिससे इनमें उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और बच्चों यहाँ पर एक संकुल यौगिक का निर्माण हो जाता है। जैसे आप किसी का भी बात ले लो, जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर टाइटेनियम का ले लो, स्कैंडियम का ही ले लो। स्कैंडियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 21। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D1 होता है और 4s2 होता है। अब देखो डी में यदि हम बात करें तो डी में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, आप ही बताओ। डी उपकोष के 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5 कक्षक होते हैं। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी के पूरे खाली हैं। अब ये खाली जो हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से बैठ सकता है, तो लिगेंड आकर के आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म इन्हें देता है, और जो आपका धातु परमाणु है आसानी से रिक्त स्थान प्रदान करता है, इसलिए संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मुख्य कारण बच्चों, इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा कारण है लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों में आयनों में रिक्त ऑर्बिटल्स होते हैं। मुख्य कारण यही है, रिक्त ऑर्बिटल्स होना। यदि रिक्त ऑर्बिटल्स नहीं है तो फिर वो संकुल यौगिक नहीं बना सकता। तो यहां पर आप लोगों ने समझ गया ना, 2 कारण है। एक तो नाभिकीय आवेश उच्च होना, क्योंकि नाभिकीय आवेश उच्च है तो भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, सीधा फंडा है।
भाई किसी पर नाभिकीय आवेश उच्च है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो आयन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा यही है कि रिक्त डी कक्षक का उपस्थित होना। भाई रिक्त डी कक्षक हो या रिक्त कक्षक, सीधा फंडा है, मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं कि डी ही कक्षक हो, एस कक्षक भी रिक्त होना चाहिए, जिससे कोई भी यदि लिगेंड आए तो इलेक्ट्रॉन युग्म दे तो वहां पे वो जमा हो सके। चलिए अगला प्रश्न है आज का बच्चों, यहाँ पर जिंक है, कैडमियम है और एचजी है, मतलब पारा है, संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त क्यों नहीं करते हैं। देखो संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त करने का एक यहाँ सबसे बड़ा रीजन होना चाहिए कि भाई साहब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में तो प्रवेश करे, लेकिन आंशिक रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से ना भरा हो। जैसे डी में आपका 1 भरा हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि 10 भर गया तो फिर वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। ये संक्रमण तत्व की परिभाषा है। किसी भी यदि हम संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो n-1 डी में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ये आपका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ पर ये है कि यदि मान लो n-1 डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो फिर उसे हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, क्योंकि परिभाषा ये है संक्रमण तत्व की कि ऐसे तत्व जिनमें n-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरे हों, या तो 1 भरा हो, 1 से 9 तक भरा हो तो आंशिक रूप से, पूर्ण नहीं भरा हो तो हमारा वो आंशिक रूप से कहलाता है कि आंशिक रूप से भरा हुआ है। लेकिन यदि पूर्ण रूप से भरा है तो फिर आपका वो डी ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। जैसे आपका जिंक है बच्चों, जिंक में क्या होता है कि 3d10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s2 होता है। ऐसे बच्चों यदि मैं कैडमियम की बात करूं तो लास्ट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 4d10 होता है और 5s2 होता है। इसके बाद पारा की मैं बात करूं तो 5d10 होता है और 6s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्रम में क्या होता है कि इनमें सब में देखो डी में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ नजर आएगा, जिसके कारण हम कहेंगे बच्चों कि आंशिक रूप से तो है ही नहीं है, ये पूर्ण रूप से भरा है, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व के मतलब एक प्रकार से क्राइटेरिया में नहीं मानते हैं और ये संक्रमण तत्व की भांति गुण नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि भाई ये रंगीन आयन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनमें डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इनका गलनांक उतनांक सबसे ज्यादा उच्च होगा। कई सारी भिन्नताएं होती है संक्रमण तत्वों के गुणों से। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें n-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरे रहते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि जिंक में आपका 3d10 4s2 है, कैडमियम में 4d10 5s2 है और पारा में 5d10 6s2 अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। ये मेन रूप से कारण है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न बच्चों, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। देखो संयोजकता प्रदर्शित करने का कारण क्या होता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे दिया जाता है तो वो मतलब संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे मैं किसी की भी बात कर लूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि स्कैंडियम की, मान लो स्कैंडियम है Hc, परमाणु क्रमांक 21, बाह्यतम कोश में 3d1 और 4s2 होता है। तो यदि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है और +2 ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके पीछे का रीजन क्यों बच्चों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तभी ये +2 अवस्था में दर्शाया। तो कोई भी आपका परमाणु है या तत्व है परिवर्ती संयोजकता के पहले संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है, इसका कारण ये है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए या कोई इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब वो क्या करता है? संयोजकता प्रदर्शित करता है। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जैसे स्कैंडियम से आगे की ओर आप जाओगे तो जो आपका 3d है और 4s है, इनमें लगभग ऊर्जा स्तर समान होता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलता ही है, साथ में डी का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे इनकी संयोजकता परिवर्ती संयोजकता हो जाती है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भैया है आपका बाह्यतम कोश का S है और अंदर वाला n-1 मतलब 4 है तो n में घटा देंगे तो 4 में 1 3 हो जाएगा, तो n-1d। ये जो वाला आपका कक्षक है और इनके कक्षक, इनमें भैया जो ऊर्जा का ज़्यादा डिफरेंस ना पाया जाना, यानी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहता था लेकिन यहाँ से भी निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जैसे Mn सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीकरण दर्शा देता है जब इलेक्ट्रॉन डी के भी निकल जाते हैं। भाई NS है,
NS का मतलब बाह्यतम कोश में S कक्षक, और N-1D मतलब आपका बाहर से अंदर वाले D कक्षक। इनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा NS के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऐसे इसके भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान है तो हम निकालना चाहते थे, जैसे मान लीजिए कहीं गए बच्चे समान ड्रेस पहने तो किसी दूसरे बच्चे को पकड़ना था, लेकिन दूसरा बच्चा आ गया, हम समझ ही नहीं पाए पीछे से, बट ड्रेस सेम था। ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान है तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते थे, लेकिन डी का भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसलिए भैया जहाँ +2 होना चाहिए वहाँ +3 हो गया। इसका कारण यही है, +3 आक्सीकरण अवस्था, +4 आक्सीकरण अवस्था, +5 परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था का एक ही कारण है बच्चों कि जो आपका डी कक्षक होता है N-1D कक्षक, और NS कक्षक मतलब बाहर वाला का S कक्षक और उसके अंदर वाला का N-1D कक्षक, इनमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति काम करने लगते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करने लगते हैं, है ना। किसी के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, संयोजन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बच्चों इस प्रकार से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखो जरा संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि N-1D कक्षक जो होता है बच्चों मतलब बाहर वाले से अंदर वाला कक्षक। जैसे हम किसी कक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस है तो पहला कक्षक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो आपका ये बाहर है, बाहर से अंदर N-1 हो जाता है। इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, जिस कारण से डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करने लग जाते हैं। और बच्चों इसी कारण से परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। Mn की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, +7 होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn3 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? आयन की त्रिज्या कैसे कम होती है बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता होगा कि परमाणु की त्रिज्या क्या है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। जैसे बच्चों ये आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोश हो गया, फिर दूसरा कोश हो गया, फिर तीसरा कोश हो गया, मान के चलता हूँ चौथा कोश हो गया। यदि मैं इसकी त्रिज्या की बात करूंगा बच्चों, तो त्रिज्या की बात कैसे करोगे, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी ही त्रिज्या है, ठीक है, पहली बात। अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है, जैसे मैं किसी भी परमाणु की बात करूं, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वो आपका आयनित हो जाता है, तब उसकी जो त्रिज्या होगी वो आयनिक त्रिज्या होती है। जैसे किसी पर +2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया भाई, तो फिर इनमें दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आयरन में होता है आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, और आपका Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 25। जब बच्चों मैं बात करता हूं, ये जब आयन के रूप में हो जाता है Fe2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बचा 24, Mn2 पॉजिटिव तो मतलब इसके पास बचा 23। अब ये बताओ कि बाह्यतम कोश में किसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, तो Fe में होगा बच्चों। तो इसके बाह्यतम कोश में ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, नाभिक का आकर्षण ज्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा सिकुड़ेगा, इसके आकार में कमी होगी तो त्रिज्या तो कम हो ही जाएगी, ठीक है भाई। देखो आयनिक त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, ये भी समझना जरूरी है। या परमाणु त्रिज्या आप समझ लो तो आयनिक त्रिज्या आप समझ ही लिए। जैसे किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में मान लो, या बाह्यतम कोश की बात करो, चाहे N-1 की बात करो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और भैया हमने दूसरा ले लिया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण नाभिक का आकर्षण बल प्रबल हो जाएगा, नाभिक ज्यादा मात्रा में इसको आकर्षित करेगा, ज्यादा मात्रा में इसको खींच कर रखेगा। तो भाई जब आपको पता है कि बेर पक करके धीरे धीरे क्या होता है, वो छोटा होता है, ऐसे ही आकार में यहाँ पे कमी आती है, और जब आकार में कमी आती है तो त्रिज्या में भी कमी आ जाती है। कुल मिलाकर के जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक का आकार उतना ही कम होता जाएगा। भाई आकर्षण जितना अधिक होगा आकार उतनी ही कम होगी, त्रिज्या का मान उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखना है, इसके बाह्यतम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका आकार थोड़ा सा अपेक्षाकृत छोटा होगा, और इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होगा। जिसका आकार छोटा है उसकी त्रिज्या भी कम होगी। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी त्रिज्या थोड़ी से कम, इसकी त्रिज्या अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव की अपेक्षा अधिक है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो नाभिक का आकर्षण अधिक है, नाभिक का आकर्षण अधिक है तो आकार में कमी आएगी, आकार में कमी आना मतलब त्रिज्या में कमी आना, सीधा फंडा। आप एक दूसरे से रिलेट करो तभी आप समझ पाओगे, ऐसे में नहीं समझ पाओगे बच्चों, ठीक है।
जैसे यहाँ पर देखिए Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, ठीक है मानता हूं। Mn का परमाणु क्रमांक 25 है, ये भी मानता हूं, ठीक है। मतलब आयरन का परमाणु क्रमांक अधिक है। जब ये बच्चों अधिक परमाणु क्रमांक होने का नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, फलतः नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। और जब आकर्षण बल अधिक है तो भाई साहब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन मेघ को भीतर की ओर खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को भीतर की ओर खींचता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी आकार में कमी आएगी और इस कारण से उसकी त्रिज्या भी कम हो जाएगा। तो ये चीज तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि Fe2 पॉजिटिव का आकार कम होगा। इसके पीछे का रीजन यही है बच्चों जो मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें 26 है, इसमें 25 है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तब पर भी इसमें 24 बचेगा, इसमें 23 बचेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने का नाभिक का आकर्षण बल प्रबल, नाभिक का आकर्षण बल प्रबल तो आकार में कमी, आकार में कमी तो त्रिज्या में कमी। यही हमारा बच्चों इसका रीजन है। अब इसके अलावा भी कुछ प्रश्न आपसे करता हूं बच्चों जिसको आप लोगों को थोड़ा सा बताना, यदि नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो बैठा ही हूं बताने के लिए। यदि क्वेश्चन करता हूं तो आपसे मैं यहाँ पे आंसर भी लेता हूं, नहीं बन रहा है तो मैं ही बताता हूं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई साहब हम यदि बात करें कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है, कितना होता है बच्चों, तो आप बता दोगे क्योंकि इसके पहले मैं अभी इसी लेक्चर में बताया था कि n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों मतलब यहाँ पर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और आपका इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव और बनता है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसका ऑक्सीकरण संख्या कोई भी बच्चा बता सकता है। जैसे देखो पोटेशियम का +1 होता है, Mn का x, ऑक्सीजन 4 हैं और एक ऑक्सीजन का -2, इक्वल में 0 करो। 1 + x - 4 दूना 8 बराबर 0, x - 7 x बराबर +7। देखो भाई Mn का डी ब्लॉक में Mn जो है वो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये चीज आपको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो आपका 3D श्रेणी है वहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। 3D के श्रेणी में 2 अपवाद हैं, सबको पता है ना बच्चों। यदि आपका क्रोमियम है और कॉपर है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s1 होता है और इसका बच्चों 3D10 4s1 होता है, ठीक है। ये आपका सही है, ये आपका सही है। एक्चुअल में होना कितना चाहिए 3D4 4s2, लेकिन स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ऐसे बच्चों में बात करूं 3D यहाँ पे 9 होना चाहिए अब बाहु के सिद्धांत से 4s2, लेकिन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए गलत है। ये स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी इनको पूछ दिया जाता है बच्चों, इसलिए मैं आपसे कराता हूं। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव का एक अलग से सेशन आएगा, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल ऐसे वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार करना है तो जाकर के शिव कोचिंग क्लासेस प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसका हैंड रिटन नोट्स ले लें बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है और बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मिलता है एक वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।